हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आप सबको पता है कि ये आखिरी चैप्टर रिवीजन का बहुत तन मन धन से लास्ट 3 दिन से लगा हुआ हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूं। तो आज कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से देख लो। 24 तारीख को सुबह 4 बजे आ जाना रिवीजन करने के लिए लाइव। 3 घंटे के अंदर सब कुछ रिवीजन करा दूंगा। आई होप आप लोगों ने मॉक्स लगाना भी चालू कर दिया होगा। 3 के 3 मॉक्स जरूर लगाना। एक मॉक उसमें से 3 घंटा टाइम बाउंड होकर, 3 घंटा 15 मिनट, पूरा 15 मिनट रीडिंग टाइम लेके टाइम बाउंड होकर लगाना। देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर इतना करके जाओगे। बाकी जो मैं शाम को लाइव क्लास ले रहा हूं उसमें भी आप जरूर अटेंड करना। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। आज शाम को मैं आपको पूरी की पूरी वॉल्यूम नंबर 3 यानी कि फाइनेंशियल वाली पूरी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा। और होपफुली कल सुबह हम लोग इसके सारे के सारे एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो मेरी तरफ से आपका सिलेबस अच्छे से एक बार यहां रिवीजन हो गया, एक बार लाइव क्लास में रिवीजन करा दूंगा, एक बार आपको 24 तारीख को सुबह 4 बजे रिवीजन करा दूंगा। तो इस एग्जाम गैप में मैंने अपना पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस 3 बार रिवीजन कराया 5 से 6 दिन के अंदर। तो आई होप कि ऐसे लेवल की प्रिपरेशन आपने ना कभी की होगी और ना शायद कभी आगे करोगे। राइट, तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 8 नंबर इस एक वीडियो से पक्के हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटा मेरे साथ टिक के आपको बैठना पड़ेगा ताकि 8 नंबर आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हो कितना कैश का फ्लो हुआ है और कौन कौन से सोर्सेस से फ्लो हुआ है। फ्लो इन भी हो सकता है, पैसा आया, फ्लो आउट भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का एक अच्छा टूल है। इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कहा जाता है। और ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनता है, AS3 रिवाइज। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है किस किस एक्टिविटी से कितना पैसा आया गया वो आपको रिकॉर्ड करना है। और कुछ कंपनीज के लिए ये क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुमको सिखाऊंगा बहुत सारे अकाउंट्स को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। हम काफी सारे अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे। तसल्ली से बैठ के पढ़ना, ठीक है, अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं, तसल्ली से बैठ के इसे खत्म ही करो आज। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट, और फिर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो के फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। और फिर हम लोग करेंगे 1 मार्कर। ठीक है, 1 मार्कर जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं हम लोग वो पास करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना मैंने आपको क्या बोला, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसका एक स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये चेक करता है कितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया गया, कितना पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया गया, और कितना पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब हमें ऑपरेटिंग के अंदर क्या आता है, डे टू डे बेसिस पे आप जो भी काम करते हो, सेल, परचेज, पेमेंट करना, कैश रिसीव करना डेटर से, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है, इन्वेस्टमेंट, आपने फिक्स एसेट्स खरीदा, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदा, बेचा, वो सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा, वो सब इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कर्जा, लोन लिया आपने, शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी, इवन शॉर्ट टर्म लोन भी, वो सब किसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो हम देखेंगे तीनों एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। लेकिन उससे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई हो गया आपको, कितना पैसा इन है, कितना पैसा आउट है, थ्रू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये आपका बेस है, कोई टीचर ही नहीं कराता, क्यों? क्योंकि ये सबको आता ही है, तो इसे क्या करना। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसानी से बन जाएगा। ये और फॉर्मेट, 2 चीज सीख लो, खत्म कैश फ्लो। तो सबसे पहले कोई भी फिक्स असेट्स है, लाइक बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कोई भी फिक्स असेट्स है,
अगर उसके एडिशन, अगर देखो क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा और नीचे कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, अगर आपको उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी भी एसेट के बारे में, उसका सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन कुछ भी लिखा हो, तो आप फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाओगे। जब भी आपको बैलेंस शीट दी होती है वो 2 साल की दी होगी, आपको पेपर में पहले दी होगी 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024। तो ये जो 2024 है, 31 मार्च 2024, इसको 1 अप्रैल 2024 भी कहते हैं। तो ये ओपनिंग है और ये हो गया साल का एंड यानी कि क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब बीडी, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, सीडी, कैरेट डाउन। अब फिक्स असेट का आपको दे रखा होगा, आपको बैलेंस शीट में फिक्स असेट का बैलेंस दे रखा होगा, तो यहां लिखना टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, यहां लिखना बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ठीक है, इसके बाद टू बैंक परचेज, अगर कोई खरीदा है तो, बाय बैंक सेल, अगर कोई बेचा है तो। अच्छा, अगर बेचा है तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, तो टू पी एंड एल प्रॉफिट और बाय पी एंड एल लॉस। समझ गए क्लास? ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिक्स असेट्स का अकाउंट। इसके अलावा फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो बाय डेप्रिसिएशन। ये बन गया आपका फिक्स असेट्स अकाउंट पूरा का पूरा। बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है भाई, बिना सेल के प्रॉफिट लॉस कैसे हो जाएगा? और एक सेल पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं होगा एक सेल पे। या तो आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा या तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, एक सेल पे दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट। आई होप आपको अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको अकाउंट कैसे बनता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम टू सेम, इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, टू बैंक परचेज, बेचा है बाय बैंक सेल, सेल पे प्रॉफिट हुआ है, टू पी प्रॉफिट, लॉस हुआ है बाय पी एंड एल लॉस। कितना सिंपल है फॉर्मेट याद करना। अब फिक्स एसेट जैसा ही सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बस फिक्स एसेट्स में लगता है डेप्रिसिएशन, जबकि इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जबकि फिक्स एसेट्स में क्या लगता है आपका, डेप्रिसिएशन। इतना ही फर्क है बस, ये दोनों अकाउंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो हर साल में समझाता हूं, सुनो। हर साल क्या होता है, ये साल चालू हुआ, ठीक है, ये साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2025 से, एंड कब होगा, 31 मार्च 2026 को। ठीक है, तो सरकार कहती है कि इस साल आप जितना भी कमाओगे, अंदाजा लगाओ कितना कमाओगे। इतना तो अंदाजा होगा, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, इस साल हम लोग 50 लाख का भाई रेवेन्यू कमाएंगे, या 50 लाख का प्रॉफिट, कुछ ही मान लो, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पे आप अंदाजे से टैक्स लगा लो, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स। और इसको पी एंड एल में आप लिख दो कि भाई इतना टैक्स दे दिया। देना नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगा लो। फिर उसके बाद जब आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा, महीना 1.5 महीना और लगेगा आपको, आपका एक्चुअल टैक्स निकल कर आ जाएगा जी एक्चुअली कितना है। अभी आप अंदाजे से लगा के लिख दो कि इतना टैक्स है, प्रोविजन बना लो ताकि लास्ट में जोर ना पड़े। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। आप अंदाजा लगा लेते हो कि यार प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, बिजनेस तो चल ही रहा है, तो कितना टैक्स लगभग हम देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स। और इस साल आपने जो भी प्रोविजन बनाया है, इसकी पेमेंट आपको कब करनी है, अगले साल ही करनी है। जैसे इस साल मान लेते हैं फरवरी में मुझे जो सैलरी मिलेगी वो जनवरी मंथ की सैलरी मिलेगी। मैं जनवरी महीने में जो भी काम करता हूं उसकी सैलरी मुझे फरवरी मंथ मिलती है। उसी तरीके से इस साल मैंने जो भी कमाया है, इसके टैक्स की पेमेंट इस साल तो कभी हो ही नहीं सकती है, संभव। इसकी पेमेंट हम अगले साल करेंगे। इस साल तो बस हम अंदाजा लगा सकते हैं, एडवांस निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है, आप सबको पता है, करंट लायबिलिटी होता है। बिगनिंग क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग आएगा टू बैलेंस सीडी। अब जितना प्रोविजन तुम बनाते हो वो यहां पे आएगा बाय पी एंड एल, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और जितने टैक्सेस की आप पेमेंट करते हो आएगा टू बैंक टैक्स पेड। पेपर में आपको ये गिवन होगा बीडी और ये गिवन होगा बीडी सीडी, दोनों गिवन होगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है तो आंसर आएगा बाय पी एंड एल, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और अगर टैक्स मेड गिवन है तो आंसर आएगा टू बैंक टैक्स पेड। पेड गिवन है तो मेड आंसर, मेड गिवन है तो पेड आंसर। इतनी सी बात है, पेड गिवन है तो मेड आंसर, मेड गिवन है तो पेड आंसर, खत्म बात। आई होप आपको समझ आ गया, फिक्स एसेट अकाउंट समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझ आ गया, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी समझ आ गया। बेटा मैं आपको बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर तुम एंड तक टिक के नहीं देखोगे, बीच में मन हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे, तो देखना कुछ फायदा नहीं होगा। आधा पढ़ाई का जीरो रिजल्ट होता है, इससे अच्छा पढ़ो मत। तो पूरे तन मन धन से कैश फ्लो पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा कुछ आज ही, तो उससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा आपके, इतना आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कुछ सोच के ही कर रहा हूं। ठीक है,
अब ध्यान से समझना एक बात, जो पेपर में अगर आ गया 90% चांस है पेपर में आने का, और ये पॉइंट अगर आ गया ना तो कोई और पॉइंट नहीं पूछेगा, ये अकेला पॉइंट दमदार है। इसलिए अगर कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन दे दे, इन तीनों में से कुछ भी, साथ में एडिशनल पॉइंट एंड एडिशनल पॉइंट में असेट्स को बेचने के लिए कुछ कहा जाए, तो कभी भी आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है और एडिशनल पॉइंट में उस असेट को बेचने के लिए कुछ भी बोला गया है, तो आपको दो अकाउंट्स जरूरी होते हैं बनाना। एक होता है फिक्स्ड अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह लो या इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो, वो एक ही बात है, एक ही नाम है, ठीक है, एक ही चीज है। तो हम इसका अकाउंट बनाते हैं, तो हमें दो अकाउंट बनाना है, एक हो गया फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको दो अकाउंट बनाने हैं। तो एसेट को ओपनिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। एसेट हमेशा किससे बनता है? कॉस्ट पे। यहाँ पे एसेट जो अकाउंट बनेगा वो हमेशा कॉस्ट पे बनेगा, सिर्फ कॉस्ट पे। बीडी ये रहा, सीडी यहाँ। डेप्रिसिएशन का बीडी बैलेंस शीट से मिल जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग मिलेगा टू बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन में प्रोविजन लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग होगा, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग होगा। एसेट है ये, ओपनिंग होगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग होगा बाय बैलेंस सीडी। इतना लिख लिया आपने, ये चार चीजें लिख ली। अब इसके बाद आपको एडिशनल पॉइंट में बोलेगा एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000, जिसपे डेप लगा है 20,000 और जिसको सेल किया है 15,000 में। ऐसा क्वेश्चन आपको बोलेगा कुछ ना कुछ, या तो 15 में बेचा है, 25 में बेचा, कुछ ही बोलेगा आपको। तो यार एसेट कितने की है? 50,000 की, डेप लगा है 20,000, तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप है इसमें लिख देना 20,000, जितना उस एसेट पे डेप लगा है। जिस भी एसेट को आप बेच रहे हो उस एसेट पे जब जितना भी डेप लगाए वो आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। उसे बेचा जितने का है आप यहां लिख दोगे बाय बैंक सेल के नाम से। अच्छा 50,000 की कॉस्ट है, 20 का डेप लग गया, तो आज वो 30,000 का है। 30,000 को 15 में बेचा तो लॉस कितने का हो गया? आपका लॉस हो गया 15,000 का। तो ये आप ध्यान रखना, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैंक सेल और बाय P&L लॉस, ये चीजें आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, खत्म क्वेश्चन। इसकी टोटलिंग करोगे हमेशा बैलेंस यहां पे आएगा, हमेशा और हमेशा टू बैंक परचेज के नाम से आएगा। अगर मान लो ये सेल होता, मान लो 40 में सेल करते, 10 का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट यहाँ पे टू P&L प्रॉफिट लिखते, लेकिन बैलेंसिंग फिगर तब भी हमेशा टू बैंक परचेज ही आएगा। और ये वो डेप्रिसिएशन है जिस असेट को आप बेच रहे हो, उस असेट पे आज तक जो डेप लगा है वो डेप्रिसिएशन है। अच्छा मशीन में आपने बाय डेप लिखा, तो डेप में क्या लिखोगे? टू मशीनरी टू फिक्स असेट्स, यहाँ पे लिख दोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, ये घटाओगे, हमेशा और हमेशा बैलेंस यहाँ पे आएगा। ये आएगा बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये साल भर का डेप्रिसिएशन है और इसके अंदर ये डेप भी इंक्लूड है। पूरे साल भर में सारी की सारी मशीन पे मिला के जो डेप्रिसिएशन लगा वो ये है बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये दो अकाउंट आपको बनाना है, पहला हो गया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और दूसरा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन करा के। पहले ये अच्छे से क्लियर हो गया। देखो ओपनिंग क्लोजिंग, असेट की डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस और प्रॉफिट, इसका बैलेंस हमेशा टू बैंक परचेज आएगा, इसका बैलेंस आएगा बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ओके चलो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो सीखते हैं, क्लास में ही उसे याद करेंगे अच्छे से, फिर चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये रही बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट मान लो, ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इन्वेस्टिंग, शेयर और डिबेंचर यानी शेयर कैपिटल, लोन और डिबेंचर, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। और जो इन दो एक्टिविटी में नहीं आता वो सारा का सारा कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो देयर आर 3 एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जबकि शेयर और डिबेंचर और लोन से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और जो इन दोनों में नहीं जाएगा वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट कहलाएगा। बेटा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, और मिल रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। जबकि लोन और डिबेंचर्स पे और शेयर्स पे हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करते हैं, इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये माइनस होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव,
इन्वेस्टमेंट पे होता है इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड लोन्स पे होता है, डिबेंचर्स पे होता है इसीलिए फाइनेंसिंग का पार्ट है। ध्यान रखना, थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस परचेज ऑफ गुडविल माइनस। अब देखो गुडविल पेटेंट जो भी इंटेंजिबल्स है अगर आप उनको परचेज करते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और उनको अगर राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जब तक सेल नहीं कहता तब तक हम राइट ऑफ मानते हैं, तो वो हम ऑपरेटिंग के अंदर लिखते हैं। सेल नहीं आता हमेशा राइट ऑफ ही आएगा, वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग में प्लस, रेंट रिसीव इन्वेस्टमेंट प्लस, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्ट। रेंट भी तो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में मिलता है ना, लैंड के इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना कि पैसा आता है तो प्लस, पैसा जाता है तो माइनस। एक एक्स्ट्रा चीज आपने सीखी इसके अंदर, गुडविल परचेज, पेटेंट परचेज माइनस, ठीक है। फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस, रिडम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर माइनस, लोन टेकन प्लस, लोन रीपे माइनस, डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड माइनस। और इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, शॉर्ट टर्म लोन भी आता है, कैश क्रेडिट भी आता है। सब लोन ही तो है, एक तरीके का लोन ही है। ये सब कुछ बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसके अंदर आता है, क्योंकि भाई शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स पे ही हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं, शेयर्स पे ही हम प्रीमियम और डिबेंचर्स को रिडीम करते वक्त हम प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, वो सारी चीजें किसकी बात है? वो सारी चीजें फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम समझो अभी, बाकी मैं आगे बताऊंगा। प्रीमियम बढ़ेगा प्लस, घटेगा तो माइनस। 100 का शेयर था 120 का इशू किया तो 20 रुपए फालतू आया ना, तो प्लस। कम हो रहा है तो माइनस। जनरली सिक्योरिटीज पे में आपको कम मिलेगा नहीं जब तक आप बोनस इशू नहीं करोगे, तो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल आप मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपको याद होंगी चीजें, कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है और कौन कौन सी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, राइट। अब आते हैं कैश फ्लो के पूरे फॉर्मेट पे। तो आप हेडिंग डालोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज इनडायरेक्ट मेथड, और ये बन गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। आप हेडिंग डालोगे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, डिटेल्स भी रुपीस में आएगा और अमाउंट भी रुपीस के अंदर आता है। अब सबसे पहले ए हेडिंग डालोगे, लगभग 15 लाइन छोड़ देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 15 लाइन लगभग छोड़ देना। फिर हेडिंग डालना बी, ये पूरा का पूरा ए। फिर बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 6 लाइन छोड़ देना। फिर क्या लिखना? सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे भी 7-8 लाइन छोड़ देना। फिर एक और है इसके अंदर डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मेजर एक्टिविटी होती है 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, लेकिन यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है डी, जिसके अंदर हम आंसर मैच करते हैं। ये मैक्सिमम 4 लाइन का होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये 4 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब हम आते हैं ऑपरेटिंग, हम करेंगे लास्ट में, पहले इन्वेस्टिंग पे आते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने क्या कहा था? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। तो आप लिखोगे, ऐड क्या करोगे? सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये क्या करोगे? ऐड करोगे। लेस क्या करोगे? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इशू नहीं कर रहा, इशू करेगी कंपनी तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, परचेज करेगी तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। गुडविल परचेज या पेटेंट परचेज, ये भी माइनस होगा। इन सबको आप अंदर लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद टोटल करके आप बाहर लिख दोगे। और ये जो बाहर आएगा, अगर ये आंसर प्लस में आता है तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस का आया अगर आंसर। अगर ये नेगेटिव का आंसर आ गया तो लिखो नेट कैश यूज्ड, यानी पैसा यूज हुआ है, चला गया पैसा आने की जगह, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो छोटा सा है, 4 लाइन का। आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ऐड क्या क्या करोगे? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है, सब क्या होगा? प्लस होगा। माइनस करोगे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सारी चीजें क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। अगर ये सारे आंसर प्लस में आ गया तो लिखोगे फ्लो फ्रॉम, माइनस में आ गया तो लिखोगे यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग में, लोन, डिबेंचर और शेयर कैपिटल से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग में। इतना दिमाग में सेट हो गया। इसके अलावा वहां पे गुडविल परचेज आता है, यहां पे बैंक ऑफ ड्राफ्ट या कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन आता है। ये लोन है, फाइनेंस है। अच्छा, अब उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आते हैं। अब ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कैसे याद करना है, ध्यान समझना। पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं 3 हिस्से में तोड़ रहा हूं, मैं 3 अलग अलग हिस्से में लर्न करूंगा और फिर मैं मर्ज करके लिख दूंगा। तो सबसे पहला पोर्शन ये है, हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सरप्लस यानी नेट प्रॉफिट, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा देंगे। मान लो पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट था और इस साल 8 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख रुपए। तो वो हम लिखेंगे सरप्लस, बाहर कॉलम में अमाउंट के अंदर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इसमें 4 चीजें ऐड करेंगे। टिप, TIPP, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इंटरिम डिविडेंड, वो डिविडेंड जो इसी साल प्रपोज होके इसी साल पे कर दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, जैसे मैंने कहा था प्रोविजन फॉर टैक्स, उसी तरीके से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने के लिए भी एक प्रोविजन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। कंपनी जो है वो प्रोविजन बनाती है प्रपोज डिविडेंड, फिर एजीएम में उसको डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर करने के 30 दिन बाद उसकी पेमेंट की जाती है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपको यहां पे प्रीवियस ईयर का प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट ईयर का प्लस करना है। ये एक्चुअली एज पर AS 4 के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग। तो आप ये नाम ध्यान रखना, टिप पी, टिप और फिर पी, एक और पी पे जोर दे दिया, टिप। T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, I फॉर इंटरिम डिविडेंड, P फॉर प्रपोज डिविडेंड, P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। इतना ऐड करके जो आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हो गया पहला पोर्शन, टिप। याद हो गया आप सबको, कॉपी बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, कॉपी पे बार बार लिखो। फिर हम सेकंड चीज ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम। ये सारी चीजें नॉन कैश आइटम के अंदर शॉर्टकट है ग्लिड, GLID। ध्यान रखना, जी से क्या होता है, गुडविल, राइट ऑफ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। जो परचेज हुआ तो इन्वेस्टिंग में, राइट ऑफ हुआ ऑपरेटिंग में। उसके बाद एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेच रहे हो उस पर जो भी लॉस हुआ आ गया। आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, डी फॉर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान रखना, ये चारों चीजें ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर तो मूव करेंगी, ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, लेकिन ये नीचे की चीज ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट है और ये नॉन कैश आइटम इसी के अंदर रहेगा। राइट अच्छा, सारे बच्चे ध्यान समझना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया है तो इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट को प्लस किया है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना। इतना करने के बाद आप ये जो फिगर आया था यहाँ ऑपरेटिंग, ये जो फिगर आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें से ये सब कुछ माइनस करके इन दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चाहे प्लस में चाहे माइनस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो सबसे पहले सरप्लस, सरप्लस में टिप, टिप में ग्लिड, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये आता है थर्ड पोर्शन, छोटा सा, देखो ये तीसरा पोर्शन है। क्या क्या है, ऐड करोगे करंट असेट, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा और करंट असेट घटेगा तो आप प्लस करोगे। करंट असेट अगर घट रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस करोगे। इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट असेट बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में एक चीज और घटाते हैं, टैक्स पेड। जो आपने पिछले साल का प्रोविजन बनाया होगा उसकी आप इस साल क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, वो टैक्स पेड होता है। तो ये टैक्स पेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, आप माइनस कर देना, ये भी आउटर कॉलम में जाके माइनस होगा। और माइनस करने के बाद लास्ट में जो बचेगा, अगर ये आंसर प्लस में आया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस का मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास ऑपरेटिंग से, और यूज्ड का मतलब क्या है कि पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ गया है। अब इसका डी एक्टिविटी जो है वो क्या है, जो डी एक्टिविटी है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, सारे बच्चे ध्यान रखना, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस। ये तो बिल्कुल मत भूलना बेटा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। तो अगर करंट लायबिलिटी घट रहा है मतलब आपने उसकी पेमेंट की है, इसीलिए हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज ध्यान रखना। लेकिन इस जो हम करंट असेट बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, और करंट असेट बढ़ेगा माइनस, घटेगा प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस, ये जो चीज करते हैं कहां पे करते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करते हैं, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी करंट असेट हैं,
कुछ ऐसी करंट असेट हैं जो ऑपरेटिंग में नहीं आता, ना ही इन्वेस्टिंग में आता है, ना ही फाइनेंसिंग में आता है, वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सर वो कौन सी करंट असेट्स है? कैश एंड कैश, कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये दो चीजें जब आपको करंट असेट के अंदर मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में सब कुछ करके, आराम से बैठे रहो, तो भैया इसको हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर नहीं दिखाएंगे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता कैसे, ध्यान समझना, डी एक्टिविटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। सर ए क्या है? ए है ऑपरेटिंग का आंसर, ए जो है ये ऑपरेटिंग का आंसर है, बी इन्वेस्टिंग का जो आंसर आया वो है, और सी जो है वो फाइनेंसिंग का जो आंसर आया वो है। तो आप तीनों को जोड़ दोगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसमें ऐड करोगे ओपनिंग कैश और बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर प्लस करोगे ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस करने के बाद जो आएगा वो हमेशा क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर ही आएगा। अगर आया तो सही है, नहीं तो नहीं। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का आंसर जोड़ोगे, उसमें ओपनिंग कैश आप ऐड करोगे तो वो क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा। अगर मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है क्वेश्चन के अंदर, तो ए प्लस बी प्लस सी में आप ओपनिंग कैश भी ऐड करोगे, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी ऐड करोगे, फिर वो किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश एंड और क्लोजिंग मार्केटेबल, कैश एंड बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर वो आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये जो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के डिफरेंस के बराबर आता है हमेशा। अगर आता है तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो ये हो गया पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो अगर अभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दो दो जगह गई हैं। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो, आपने यहां भी प्लस किया है, और ये आपने फाइनेंसिंग से इंटरेस्ट पेड को देखो यहाँ पे माइनस भी किया है। डिविडेंड पेड आपने प्रीवियस ईयर का देखो यहाँ से माइनस भी किया है, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड के नाम से प्लस भी किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें दो दो जगह जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, तो वो है फाइनेंसिंग ही, भले ही हम ऑपरेटिंग में उसे प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, भले ही ऑपरेटिंग वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से प्लस होता है, बट है वो किसका? फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। सिमिलरली इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जबकि ये सेम चीज ऑपरेटिंग में आप माइनस भी करते हो, लेकिन है किसका पार्ट? ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ये बात आप ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी डबल डबल जगह ट्रीटमेंट होती है, जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। अगर आपको एडिशन पॉइंट में दे रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ये सारी चीजें फाइनेंसिंग से माइनस होंगी और ऑपरेटिंग में प्लस होंगी। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग में नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है ना इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी P&L के अंदर है, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ गया, और वही नेट प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस बनता है, और आपने वही इंटरेस्ट जो है वो आपने यहां प्लस भी कर दिया, तो दो बार प्लस हो गया, इसलिए नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम इसको माइनस करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है तो करंट ईयर का जो भी प्रोविजन है वो ऑपरेटिंग में प्लस करना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और प्रीवियस ईयर का जो भी प्रोविजन है वो माइनस होगा ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में टैक्स पेड के नाम से। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स खाली एडिशन पॉइंट में दे रखा है, ध्यान रखना, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड आपको एडिशन पॉइंट में दे रखा है टैक्स पेड, ध्यान रखना, टैक्स पेड अगर आपको एडिशन पॉइंट में दे रखा है तो करंट और प्रीवियस तो कुछ होगा ही नहीं, खाली टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड जो टैक्स पेड है वो प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा और करंट ईयर का प्रोविजन बनेगा। और अगर आपने अकाउंट बनाया है तो अकाउंट से तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मिल ही जाता है, वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग से माइनस कर दोगे। फिर अपने अकाउंट, अगर आपने अकाउंट बनाया है तो मेड पेड तो अकाउंट से निकल के आएगा, मेड प्लस पेड माइनस। आपने अकाउंट नहीं बनाया, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है खाली, तो करंट ईयर का जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड है। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में प्लस होता है। अगर एडिशन पॉइंट में खाली टैक्स पेड दिया है तो मानेंगे वही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी है। अगर मान लो कोई कहता है टैक्स 50,000 का पे किया और कितना प्रोविजन बना है वो नहीं पता है, तो 50,000 का टैक्स पे किया तो 50,000 का ही प्रोविजन हमारा बना होगा, ये ध्यान रखना। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सम एडिशनल पॉइंट में गुडविल, अगर गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, परचेज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में माइनस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी की सारी चीजें। नाउ ऑन 31 मार्च 2024 एक बैलेंस शीट दे रखी है भाविक लिमिटेड की, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया आपका क्लोजिंग, ठीक है, ये क्या हो गया?
क्लोजिंग, और 1 अप्रैल क्या हो गया आपका ओपनिंग। ये है लाइबिलिटीज, ये है एसेट्स, ये है नोट्स टू अकाउंट्स, और ये है एडिशन इन्फॉर्मेशन। 4 पेज में है ये। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो सबसे पहले बेटा शुरू के जो 15 मिनट आपको पढ़ाई करने के मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर को रीड करने का मिलता है, उसमें सबसे पहली चीज ये हाईलाइट कर देना कि भैया आपको पूछा क्या है। मेरे बच्चे, आपको ऑपरेटिंग नहीं पूछा है, आपको पूछा है सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही बनाना है, ऑपरेटिंग नहीं बनाना है। तो देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। आपको ऑपरेटिंग नहीं बनाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को बनाना है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग और सिर्फ फाइनेंसिंग बनाना है। तो आ जाओ जरा बनाते हैं फटाफट। एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, जिसपे डेप्रीशिएशन लगा है 50,000 का, बेचा है 650 में। भैया अगर 8 लाख की कॉस्ट है, ठीक है, 50 का उस पे लगा है डेप्रीशिएशन, तो वो है कितने का, 7,50,000 का है। 7,50,000 की चीज को बेचा कितने में है बच्चे, 6,50,000 में बेचा है, मतलब लॉस कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। आई समझ ये बात आपको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना है। एक बात और समझना बच्चे, अगर कभी भी ऐसा लिखा रहेगा ना, असेट्स बुक वैल्यू, बेटा बुक वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन। जब कभी भी आपको लिखा रहेगा असेट की बुक, देखो कॉस्ट का मतलब है बिफोर, ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब है बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन। लेकिन बुक वैल्यू जब कभी लिखा रहेगा असेट की बुक वैल्यू इतनी है, तो बुक वैल्यू इतनी है मतलब क्या है कि बुक में बैलेंस शीट में डेप घटा के लिखते हैं एसेट्स को, तो यहां पे एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन 8 लाख बुक वैल्यू, अगर ये कह देता तो मैं मानता कि इस 8 लाख में डेप्रीशिएशन ऑलरेडी घटा रखा है। तो कॉस्ट है 8,50,000 की, कॉस्ट है 8,50,000 की, डेप्रीशिएशन 50,000 लगा, उसके बाद इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इसे कई बार ना नेट बुक वैल्यू भी बोल देते हैं। तो जब कभी भी बुक वैल्यू लिखा हो, नेट बुक वैल्यू लिखा हो, तो समझना डेप्रीशिएशन ऑलरेडी घटा दिया है, घटाने के बाद 8 लाख है। 8 लाख की चीज को बेचा 8 लाख की चीज को बेचा कितने में, 650 में, तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया यहां पे। जबकि यहां पे 8 लाख की चीज 50 का डेप है, यानी 7.5 का है, सेल किया है 6.5 में, तो भाई यहाँ पे जो लॉस हो गया वो कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का। लेकिन यहाँ पे 8 लाख की चीज है, 8 लाख की चीज को 6.5 में बेचा है, सॉरी 1.5 लाख का लॉस हो गया। यहाँ पे 1 लाख का लॉस है, वहां पे 1.5 लाख का आपका लॉस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो नेट बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप, कॉस्ट मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन डिडक्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट 8 लाख का, डेप लगाया आज तक आपने घिसा है 50,000 उसको, तो आज वो 7.5 की है, 6.5 में बेचा, तो 1 लाख का लॉस हो गया। ये समझ आ गया पहली चीज। तो अब आप देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या आपको एसेट्स दे रखा है, यस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है और बैलेंस शीट के बाहर भी डेप्रिसिएशन है। तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लिखो वर्किंग नोट 1। तो पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा मशीनरी अकाउंट, राइट। पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा मशीनरी अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर ये पॉइंट आ गया तो कोई भी और पॉइंट नहीं देगा आपको, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, ध्यान समझना। मशीन का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ये वर्किंग नोट है तो बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। बीडी है 16 लाख, सीडी 2150। बीडी लिखो 16 लाख, सीडी बाय बैलेंस सीडी 21,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग इधर आएगा, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। तो कितना डेप्रिसिएशन है, बीडी 1 2, ये माइनस का नहीं है, ये माइनस किया हुआ है, लेस किया है, ये फिगर पॉजिटिव का ही है। डेप्रिसिएशन माइनस में थोड़ी होगा। 1 और 2.5 लाख, तो ओपनिंग आ गया 1 लाख, क्लोजिंग आ गया 2.5 लाख, ओपनिंग आ गया 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग आ गया आपका 2.5 लाख। डन है क्लास यहां तक। चलो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है,
ये आपने ओपनिंग लेना है, ये मशीन की कॉस्ट हमेशा कॉस्ट पे बनता है, मैंने बताया कॉस्ट लिखना, कहीं ये नहीं कि 16 में से एक घटा के 15 ले लो और ये 2.5 घटा, नहीं, पूरा लेना है कॉस्ट, ठीक है, जो कॉस्ट है एसेट की, ये कॉस्ट है, पूरा लेना है, डेप अलग से आप अकाउंट में लिखोगे। अच्छा, अब एडिशन पॉइंट में क्या है, एक एसेट है जिसपे डेप कितना लगा, लिखो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, डेप कितना लगा है 50,000 का, बेचा कितने में है 650 में, बाई बैंक सेल 650, और लॉस कितने का, वो 1 लाख का। ये तीनों चीजें यही आएंगी बेटा, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है बाई पी एंड लॉस, यही चीजें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, यही सब चीजें हैं जो आपको पूछी जाएंगी, इतना ही आता है। तो ये रहा मशीन अकाउंट, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आप इसकी कर लो टोटलिंग, और हमेशा यही बचेगा बैलेंसिंग फिगर, किस नाम से, टू बैंक परचेज। अच्छा, मशीन लिखा बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिखोगे, टू मशीनरी 50,000, टोटलिंग करोगे 3 लाख, इसकी भी टोटलिंग करोगे 3 लाख, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 लाख, किस नाम से, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर का डेप्रीशिएशन है, बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर का डेप्रीशिएशन है। और ये जो परचेज आएगा बैलेंसिंग फिगर, एक बार देखो, इनको जोड़ के ना कॉस्ट ही आना है, 2150 प्लस 8, आप इनको जोड़ो 8 लाख ही आएगा, 29,50,000, 29,50,000, उसमें से घटा दो आप 16 लाख, 29,50,000 में से 29,50,000 माइनस कर देंगे 16 लाख, तो आएगा 13,50,000, 13,50,000। ये आपका अकाउंट बनेगा ही बनेगा, ये दो चीजें यहां पे आएंगी ही आएंगी। अब आखिरी चीज, डिबेंचर्स कब रिडीम किया है, 31 मार्च 2025 को। देखो ये रहा 10% डिबेंचर, डिबेंचर शुरू में कितने का था, 10 लाख का, 1 अप्रैल 2024 को डिबेंचर था 10 लाख का, और एंड में कितना हो गया 6 लाख, मतलब रिडीम कितना कर दिया आपने 4 लाख। लेकिन ये जो 4 लाख रुपए कब लौटाया ये मैटर करेगा बच्चों, मेरी बात ध्यान समझना। साल चालू है, मैं यहां खड़ा हूं, साल के शुरू में खड़ा हूं, मेरे ऊपर कर्जा कितने का है 10 लाख का, मैंने सोचा है कि यार चलो मैं 4 लाख रुपए लौटा दूंगा इस बार ताकि मेरा ब्याज कम हो जाए। तो अगर मैं 4 लाख साल के शुरू में लौटा दूंगा, आज ही लौटा दूंगा, तो मुझे ब्याज किस पे देना पड़ेगा अब 6 लाख पे, क्योंकि साल के शुरू में ही 4 लाख लौटा दिया तो 6 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा। और अगर मैं साल के एंड में 6 लाख लौटाऊंगा, 4 लाख रुपए लौटाऊंगा साल के एंड में, तो भी इस 4 लाख में मुझे पूरे साल का तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज साल के एंड में पे किया है। तो अगर आप साल के शुरू में लौटा दोगे तो एंड वाली फिगर पे कैलकुलेशन होगी, और साल के एंड में अगर लौटाओगे तो शुरू के फिगर पे कैलकुलेशन होगी। जैसे मैं जहां कमरे में रहता हूं ना, मैं 2 कमरा मैंने किराए पे ले रखा है, एक कमरे में फैमिली के साथ रहता हूं, एक कमरे में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, स्टूडियो जो मेरा ये वाला कमरा है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे किराए पे है। अगर मान लो फरवरी मंथ के अंदर मुझे किराया भरना है, दोनों कमरा मेरे पास है, मैंने मकान मालिक से बोला भैया मैं फरवरी के बाद अकाउंट्स के पेपर का तो मैं खाली कर दूंगा कमरा, तो भैया फरवरी का तो मुझे दोनों महीने का रेंट दे, दोनों कमरों का रेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1 फरवरी को ही खाली कर दूं, अगर मैं 1 फरवरी को ये कमरा खाली कर दूं तो मुझे सिर्फ 1 कमरे का रेंट देना है, और अगर मैं फरवरी महीने के एंड में खाली करूंगा ये वाला कमरा तो फिर मुझे इस महीने दोनों का रेंट देना पड़ेगा। तो अगर ये 4 लाख में शुरू में लौटा दूंगा तो मुझे 6 लाख पे ब्याज देना है फिर, और ये 4 लाख में एंड में लौटाऊंगा तो मुझे फिर 10 लाख पे ब्याज देना है। इतनी सी बात समझनी है बस आपको, और कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, तो यही है कि अगर आप साल के एंड में लौटा रहे हो, साल के एंड में लौटाओगे तो भैया शुरू वाले फिगर पे आपको इंटरेस्ट देना है, और अगर शुरू में लौटा दिया होता तो साल के एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट देते, एंड में लौटा दिए तो शुरू वाले फिगर पे इंटरेस्ट देना है। तो इन्होंने क्या करा है कि एंड में लौटाया है, तो ये जो 6 लाख यहां लौटा है तो बिगिनिंग वाले फिगर पे आपको इंटरेस्ट देना है, 10 लाख पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिबेंचर लौटाया है पूरे साल रख के लौटाया है, तो उस पर भी आपको 4 लाख पे भी देना है, 6 लाख पे भी देना है, टोटल 10 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना है। 10 लाख का इंटरेस्ट बनेगा 10%, 1 लाख रुपए, तो यहां आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख। साल के एंड में आपने इंटरेस्ट पे किया है तो भैया ओपनिंग वाले फिगर पे आप, सॉरी साल के एंड में आपने रिडीम किया है तो बिगिनिंग वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगेगा, तो बिगिनिंग में जो फिगर है वो कितने का है 10 लाख, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो ये वर्किंग नोट को सबसे पहले देखना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पेपर में मत लिखना, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग में प्लस, इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन कैश आइटम वाले पोर्शन में, और फाइनेंसिंग से माइनस। अच्छा, यहां जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, जो ये सेल है वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लॉस जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और जो डेप्रीशिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ये 2 अकाउंट से 4 चीजें मिलेंगी, इसके अलावा कहीं कोई चीज कैश फ्लो में नहीं जाएगा, बीडीसीडी तो वैसे भी कहीं जाता नहीं है, ठीक है। तो ये लो पूरा का पूरा एडिशन पॉइंट हो गया। अब फटाफट जरा हम लोग इसका
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो अब मैं तुमको एक बात और बता देता हूं, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम आपका होगा फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले फॉर्मेट बना देना, उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ना, फिर आप पढ़ना नोट्स टू अकाउंट्स को, और फिर पढ़ना आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट को। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। सबसे पहला काम है अपना फॉर्मेट बना दो, मैक्सिमम लाइन छोड़ के, जो चीज जहां जाती है वहां लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे एडिशनल पॉइंट को, फिर पढ़ेंगे नोट्स अकाउंट्स को, फिर पढ़ेंगे बैलेंस शीट को। तो देखो मैंने सबसे पहले आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का, फिर मैंने नोट्स टू, ये जो एडिशनल पॉइंट है वो पढ़ लिया, उसके अंदर जो भी था वर्किंग नोट के अंदर बना दिया, और उसकी पोस्टिंग करो साथ में। उसके बाद फिर आप चलो पीछे इस पे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर चलो, और फिर चलोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो जो आपने ये एडिशनल पॉइंट में इतना कुछ पढ़ा है तो इसको हम पोस्टिंग कर देते हैं कैश फ्लो के अंदर। इंटरेस्ट है 1 लाख का, फाइनेंसिंग के अंदर लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 1 लाख, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10 लाख का 10% यही लिख दो 1 लाख। डिटेल के अंदर लिखना, लास्ट में तो हम टोटल लिखते हैं। यही 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग में प्लस होगा, लेकिन ऑपरेटिंग बनाना नहीं है तो छोड़ दो, बनाना ही नहीं है। अब आते हैं मशीनरी, परचेज है 1350 और सेल कितना है 650। लिखो सेल ऑफ मशीनरी 650, सेल ऑफ मशीनरी, सेल प्लस करेंगे 650, और 13,50,000 का परचेज है वो माइनस करेंगे, ये करोगे ऐड, यहां करोगे लेस, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी को लेस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहां पे जो लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, हमें बनाना ही नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, हमें ऑपरेटिंग बनाना नहीं है। तो देखो सारे के सारे एडिशनल पॉइंट हो गया और कुछ नहीं जाएगा एडिशनल पॉइंट के अंदर। अब आते हैं अपने नोट्स अकाउंट्स के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, वो हमें करना ही नहीं है। डिबेंचर पहले कितने का था 10 लाख का, अब हो गया 6 लाख। फाइनेंसिंग के अंदर लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4 लाख, फाइनेंसिंग के अंदर लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना रिडीम कर रहे हो 4 लाख रुपए के डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो तो 4 लाख रुपए माइनस कर देना, रिडीम में पैसा जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में प्लस होगा, करंट ईयर का, एडिशनल पॉइंट में कुछ दिया नहीं है तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और जो पिछले साल आपने प्रोविजन बनाया होगा वो ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा, किस नाम से आ जाएगा, टैक्स पेड। मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया खत्म आपका। अब इसके बाद आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर कैपिटल के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल पहले कितने का था 10 लाख, अब हो गया 12 लाख। लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स आपने इश्यू किया है, ये हो गया 2 लाख। परचेज नहीं किया, ये इश्यू किया है, उधार लिया जनता से। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 हम कर चुके हैं, कुछ मत करना। नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग कर चुके हैं, कुछ मत करना। करेंट लायबिलिटी कुछ मत करना क्योंकि वो ऑपरेटिंग के अंदर आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं होगा, ऑपरेटिंग के अंदर आता है, हमने पढ़ भी लिया वो। उसके अलावा है नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो ये जो आता है ना नोट, हमने नोट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर दिया है तो हम टोटल क्यों देखें फिर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी 4 लाख की, अब इन्वेस्टमेंट हो गई 3 लाख की, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, लिख लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए। तो जब आपको ऑपरेटिंग मांगा नहीं है तो जबरदस्ती मत बनाना, बस खत्म, और तो कुछ है नहीं भाई। करंट एसेट में इन्वेंट्री ट्रेड ये सब कुछ आता ही नहीं है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आप टोटलिंग कर लो, इसका आंसर आ जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड, तो 6,50,000 प्लस 1 लाख 7,50,000 माइनस 13,50,000, 6 लाख रुपए नेगेटिव आ गया। ये जो नेगेटिव का 6 लाख है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, नेट कैश यूज्ड इन, इसकी जगह लिखते फ्लो फ्रॉम, अगर आंसर प्लस का आता तो। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम ये देखते हैं फाइनेंसिंग का आंसर क्या होगा। ये हो गया 3 लाख माइनस का 4 लाख, 1 लाख आ रहा है, नहीं दो माइनस का 1 लाख आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे नेट कैश, है ना, दो, देखो इंटरेस्ट पेड भी तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, है ना, और तो कुछ है ही नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस, तो 4 1 5, 3 लाख, ये अच्छा 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 एक सेकंड 3 लाख रुपए आएगा ये, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि देखो 2 लाख प्लस का है और 5 लाख जो है वो क्या है, माइनस का है, तो 5 माइनस 3 लाख, तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया 3 लाख रुपए नेगेटिव, और ये आ गया आपका 6 लाख रुपए नेगेटिव। खत्म काम। ये हो गया आपके 6 नंबर पक्के। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, और ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हारे 6 नंबर पूरे पक्के होंगे। बस क्लास अच्छे से देख लेना एंड तक, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है? देखो, सबसे पहला केस, मैं क्या कर सारे केस समझाऊंगा ढंग से। 12% डिबेंचर्स है मैच्योर डिबेंचर्स, क्योंकि रिडीम करने वाले हो रहे होंगे इसलिए मैच्योर डिबेंचर है, मतलब मैच्योर हो गया, लौटाना है। भाई 31 मार्च 2024 को डिबेंचर था 5 लाख का, यानी कि बिगिनिंग में, और एंड में डिबेंचर हो गए 7 लाख का, यानी कि आपने 2 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए जो आप फाइनेंसिंग में प्लस करोगे। ओके, ठीक है। एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया, बस यही दिया हुआ है। तो आप अपने आप ओपनिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। 5 लाख का 12% 60,000, और ये 60,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर देना इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना इंटरेस्ट पेड के नाम से। बस ये ध्यान रखो। आई बात समझ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी आपको डिबेंचर या लोन पे इंटरेस्ट दे रखा है तो आपको उसको अपने आप पे करना है, भले एडिशनल पॉइंट में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ओपनिंग पे निकाल के पे कर देना। ओपनिंग पे क्यों निकाल के पे करते हैं? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो 2 लाख इशू किया है वो साल के एंड में इशू किया है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा होता तो हम हमेशा यही चीज मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो साल के एंड में हो रहा है। तो शुरू में 5 लाख था, ये जो 2 लाख का इशू किया वो साल के एंड में इशू किया, इस पे ब्याज लगेगा नहीं, इसलिए 5 लाख पे लगा दिया 12% 60,000। समझ में आई? ये मान के अगर कोई बच्चा 7 लाख पे निकालेगा तो भी उसका आंसर सही जाएगा। 84,000 प्लस करना है, फिर माइनस करना है फाइनेंसिंग से, ऑपरेटिंग में प्लस करना है, नेट इफेक्ट तो कट ही जाना है, आंसर तो सही आएगा। लेकिन उसे नोट डाल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अलग हटके काम कर रहा है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, सब ओपनिंग में निकालते हैं, वो सबसे अलग हटके काम कर रहा है, उसे नोट लिखना पड़ेगा। वी अज्यूम डिबेंचर्स आर इशूड और रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू में हो गया वो, तो इसीलिए उसने साल के एंड में कैलकुलेट किया। साल के एंड में होता तो शुरू में कैलकुलेट करना था, ओपनिंग में होता तो शुरू में ओपनिंग में होता तो एंड में होता तो फिर ओपनिंग में, ऐसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आई होप आप बेसिक समझ आ गया। अब अगला एडिशन डिबेंचर जो है 1/4/24, यानी कि शुरू में इशू हो गया, तो आप इंटरेस्ट लगाओगे एंड वाले फिगर पे। तो ये जो 2 लाख है वो साल के शुरू में इशू कर दिया, तो अभी इसका आपने 12% निकालना है, 84,000। अगला है एडिशन डिबेंचर जो इशू हुआ है वो 31 मार्च 2025 को साल के एंड में इशू हुआ है, तो इंटरेस्ट लगेगा ओपनिंग वाले फिगर पे। 5 लाख का 12%, कितना बनेगा आपका? 60,000। अगला है एडिशनल डिबेंचर्स फॉर इशू ऑन 1 अक्टूबर 2024। अब ये बहुत जरूरी है, आपने अक्टूबर को इशू किया है, तो देखो शुरू में कितने का था? 5 लाख का था, तो इस 5 लाख पे पूरा का पूरा 12% निकाल दो आप, 60,000। और फिर जो एडिशनल 2 लाख का इशू किया अक्टूबर में इशू किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो 2 लाख के एडिशनल डिबेंचर इशू किया है वो आपने 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 2 लाख का 12% 24,000, 6 महीने का बनता है 12,000। तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा 72,000, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। अगला है, अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप ओपनिंग पे कैलकुलेट कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप शुरू वाला जो फिगर है 5 लाख, आप उस पर ही कैलकुलेट कर लोगे, ये मान के कि एंड में चीजें हो रही हैं। तो जो भी इश्यू रिडीम हो रहा होगा वो एंड में हो रहा होगा। इसका आंसर आ गया 60,000। लिख लो, लिख लो सारे बच्चे। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के सारे केसेस। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है, एक फिगर ब्लैंक रहता है, या तो ये ब्लैंक है, ये गिवन है, या फिर ये गिवन है और ये ब्लैंक है। तो उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 0 निकलेगा। क्यों 0 निकलेगा? अगर देखो शुरू में ब्लैंक है, कुछ लिखा नहीं, तो शुरू पे कैलकुलेट करेंगे, तो शुरू पे तो ब्लैंक ही है, तो उसका 0 ही आएगा। भाई शुरू में था 0, एंड में 7 लाख, तो ये 7 लाख का जो डिबेंचर इशू है, हम मानेंगे साल के एंड में इशू किया, इस पर अगले साल ब्याज जाएगा, इस साल कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर शुरू में 5 लाख है, एंड में 0 है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा जो ये 5 लाख का लौटाया, साल के शुरू में लौटा दिया, तो इस पे भी कोई इंटरेस्ट साल भर नहीं लगेगा। तो ये सोच, इस 0 निकालने के लिए कॉमन प्रैक्टिस सब लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर भी इस वाले केस में भी अगर आप 5 लाख पे निकालोगे, 5 लाख यानी बिगनिंग पे 12% निकालोगे, 60,000 प्लस माइनस करोगे, तो भी आंसर सही आएगा। आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल मैच कर जाएगा।
ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करने के लिए, बट ये कॉमन प्रैक्टिस है। कुछ नहीं गिवन है तो ओपनिंग में निकाल लो, और दोनों में से एक का भी अगर जीरो है, चाहे कहीं भी जीरो हो, तो हम वहां पे इंटरेस्ट जीरो ही ले लेंगे, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, कोई नोट लिखना नहीं है। नोट तब लिखते हैं जब आप दुनिया से कुछ अलग काम कर रहे हो, और ये कॉमन प्रैक्टिस है जो सबको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसका इंटरेस्ट निकाल लेना, बिल्कुल बेसिक है। आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। उषा लिमिटेड को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है पूरा का पूरा, तो हम पूरा बनाएंगे, नॉट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ओनली, हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग टोटल बनाएंगे। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, ये हो गया आपके एसेट्स, ये हो गया सारा का सारा नोट्स टू अकाउंट्स। देखो इतना लंबा नोट्स टू अकाउंट्स है, और फिर हो गए दो एडिशनल इंफॉर्मेशन। यकीन मानो इन दोनों से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, और असेट पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दे देता है तो फिर आपको एसेट्स का अकाउंट भी बनाना है। यहां पे लिखा है कि जो डिबेंचर है वो 1 सितंबर को इशू हो गया, तो यहां पे छोटा सा वर्किंग नोट 1 लिख लो, और वर्किंग नोट 1 क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन। अच्छा आ रहे बच्चे ध्यान समझना, डिबेंचर साल के शुरू में कितने का था, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दो। ये जो 1.5 लाख का 12% पूरे साल का बनेगा कितना, 18,000 बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो एडिशनल डिबेंचर इशू कर दिया गया, 1 लाख का डिबेंचर इशू किया है, तो इस 1 लाख का आप निकालोगे 12%। कब इशू किया, सितंबर में सितंबर में, तो 1 लाख डिबेंचर इशू किया है, 12% कब इशू किया, सितंबर में, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 3 6 7 महीने का आप इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। तो आप देखो 1 लाख का 12% 12,000, और 7 महीने का बन गया 7,000, तो 18,7 टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 25,000 का इंटरेस्ट आ गया, खत्म। तो साल के शुरू वाले फिगर पे लगाया, और फिर जो भी एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू किया जितने टाइम का, उतने टाइम का आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर रिडीम होते तो ये प्लस की जगह बस माइनस कर देते और कुछ नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा तब भी आ जाता पूरे साल का। तो ओपनिंग पे निकाल लो आप, फिर अगर एडिशनल डिबेंचर इशू किया है तो प्लस, रिडीम किया है तो माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये फाइनेंसिंग में क्या होता है माइनस, और ये ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस, पहला। दूसरा, अगर कभी भी आपको प्रपोज डिविडेंड मिल जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में, प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा आपको, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये हमेशा नीचे मिलेगा फुटनोट में। तो 2 साल का दे रखा है, 31 मार्च 24 का 15,000 है, 25 का 20,000 है। हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में माइनस करना है, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से क्या करना है क्लास, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस, और प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग से आपको माइनस करना है। यानी कि करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड नया आया है एज पर AS 4 का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना है, क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाया, देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तुम्हारे लिए बना लिया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग, फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फॉर्मेट बनाने के बाद मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा, फिर मैं पढ़ूंगा नोट्स टू अकाउंट्स, फिर मैं पढ़ूंगा बैलेंस शीट। ठीक है, और हर स्टेप के नंबर होते हैं बेटा। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको ये थोड़ा सा मतलब रियल फैक्ट बता रहा हूँ, आपको हमेशा लगेगा कैश फ्लो मेरे से गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, यहाँ लगेगा घर में, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, वो कैश फ्लो जरूर सही होगा आपका। तुम देख लेना, कैश फ्लो पे एक मैजिक है, पता नहीं क्या है, घर पे बच्चों से बनता नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में सही आता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, और आप जो घर बनाते हो वो टफ क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो इंटरेस्ट है 25,000 का, तो देखो फाइनेंसिंग के अंदर लिखो लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 25,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 25,000, वर्किंग नोट 1 25,000 इंटरेस्ट आपने पे किया। यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग के 3 हिस्से कर लो, देखो ऐसे 3 पोर्शन में बांट दो। यहां पे लिख दो ऐड नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स, इसमें प्लस कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है 25,000, और पेड कितना हो गया 25,000 ही पेड हो गया। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में PY 15,000 रुपए, और फाइनेंसिंग से यही आप लिख दोगे लेस डिविडेंड पेड, जितना प्रपोज हुआ है उतना ही डिविडेंड भी पेड हो गया। और अगर कभी आपको एडिशनल पॉइंट में लिखा रहेगा ना डिविडेंड पेड इतना, तो हम मानेंगे उतना ही प्रपोज भी हुआ है तो प्लस भी कर देंगे। सिमिलर टैक्स पेड इतना लिखा रहेगा, अगर एडिशनल पॉइंट में मानेंगे उतना ही प्रोविजन बना, उसे प्लस माइनस दोनों करेंगे। तो हमने देखो सारे के सारे एडिशनल पॉइंट, 2 ही एडिशनल पॉइंट थे, वो दोनों एडिशनल पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं।
सबसे पहले सरप्लस, सरप्लस होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, राइट। तो करंट ईयर में 1,60,000 का है, पिछले 30,000 था, तो 1,30,000 का प्रॉफिट यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया है। तो ऊपर सरप्लस लिखो 1,30,000, और हम सरप्लस को ना बाहर लिखते हैं बेटा, ठीक है, 1,30,000। सरप्लस के बाद क्या है, जनरल रिजर्व। ट्रांसफर कितना है, 30 से 70, तो 40,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आएगा, टिप के अंदर ही आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपने जनरल रिजर्व में 40,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट भी हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर 1.5 लाख से 2.5 लाख, इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग में 1 लाख, देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग के अंदर 1 लाख रुपए आपने प्लस कर देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्रीज कर गया, 21,000, कितना इंक्रीज कर गया, 57,500 माइनस 21, ये हो गया 36,500। ऐड करोगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 36,500 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंक्रीज हो गया प्लस, डिक्रीज हो गया माइनस। अच्छा ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ भी नहीं लिखा एडिशन इन्फॉर्मेशन में। तो जो करेंट ईयर का है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और जो प्रीवियस ईयर का होता है वो टैक्स पेड। तो प्रीवियस ईयर का 23, करेंट ईयर का 59, तो प्रीवियस ईयर का 23 सबसे लास्ट में देखो लेस करना है, यहाँ पे टैक्स पेड 23,000, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड लिख देना 23,000, और करेंट ईयर का आपने प्लस कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करेंट ईयर का कितना आएगा 59,000। तो करेंट ईयर का आपने प्रोविजन बना लिया है, और पिछले साल का जो बनाया था उसकी इस साल आपने पेमेंट कर दी। एसेट, अब ध्यान से एक बात और समझना, अगर इसके बारे में एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा होता तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेब्ट, बट नहीं लिखा है कुछ भी, तो मशीन का अलग ट्रीटमेंट करेंगे इन्वेस्टिंग में, और डेप्रिसिएशन का करेंगे ऑपरेटिंग में। तो मशीन पहले 375 का था, है ना, मशीन पहले 375 का था, अब हो गया 550 का, तो मशीन 175 की आपने और खरीद ली, तो इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ मशीनरी 175, परचेज ऑफ मशीनरी 1,75,000, ये लेस कर देना, परचेज माइनस होता है, ठीक है। अच्छा जो डेप्रीशिएशन है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, अभी 60,000 का है, पहले 57,500 का था, तो इस साल 2,500 का कुल डेप्रीशिएशन लगा है, तो नॉन कैश में लिख देना डेप्रीशिएशन 2,500 रुपए, यहाँ पे डेप्रीशिएशन 2,500 रुपए, डेप्रीशिएशन 2,500 रुपए का डेप्रीशिएशन कुल इस साल जो है आपने लगाया है। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या था, पहले 85,000 था, अभी 134 हो गया। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर आप परचेज करते हो तो परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग से क्या होगा माइनस, अगर राइट ऑफ करते मान लो कम हो रहा होता राइट ऑफ तो ऑपरेटिंग में प्लस। तो देखो परचेज लिखोगे यहां पे लेस, परचेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स खरीदा है, ये देखना परचेज परचेज कितना सिमिलर सा बन गया एकदम, है ना परचेज ऑफ पेटेंट्स 49,000 माइनस, परचेज कर रहे हो तो माइनस ध्यान रखना। उसके बाद है सब कुछ तो हो ही गया, अब हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले था 290, अब हो गया 395, 1,05,000 का इशू किया है। अब लिखो फाइनेंसिंग के अंदर ऐड में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, या प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना लिखो चलेगा, कोई गलती नहीं होती, ठीक है। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1 पढ़ चुके होंगे, हम दोबारा नहीं करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 2 पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म हम दोबारा नहीं करेंगे। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग पढ़ चुके हैं, नहीं करेंगे, ये भी पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं दोबारा क्यों करें, नोट्स के अंदर ऑलरेडी हमने नोट्स अकाउंट्स पढ़ लिया है ना। और है नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, ये ट्रेड रिसीवेबल आता है, बाकी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही। तो अकेला खाली बचा ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज हो गया तो माइनस कर देना। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस, कितना माइनस कर दोगे 1,45,000, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर देना 1,45,000। लिखो लास्ट वाले पोर्शन में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,45,000 माइनस। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर मन से हार गए टफ समझ के तो फिर हरा देगा आपको, और मन से आप जीत गए तो जीत गए। लो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। करंट इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं, ध्यान रखना।
करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब खत्म क्वेश्चन हमारा। ऑपरेटिंग की कर लो टोटलिंग, इनको जोड़ो फटाफट। और ये हो गया 40 प्लस 50 15 55 प्लस 59 इट्स 1,14,000 1,14,000 और प्लस 130 इट्स 244। और कभी अगर नेगेटिव में आया सरप्लस को ब्रैकेट में दिखा रहा है नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फिर आप इन दोनों को जोड़ दो 2500, तो ये होगा 27,500। तो ये जो आएगा 27,500 ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया 27,500। ये ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो 27,500, तो ये आ गया आपका 2,71,500। ठीक है, फिर ये 145 है, यहां लिख दो माइनस का 1,45,000 और सब कुछ को करो 271,500 माइनस करोगे 1,45,000 माइनस करोगे 23,000, तो आ रहा है 1,03,500। और ये जो 1,03,500 आ रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि ये प्लस का है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग का आंसर आ गया, ए का आंसर 1,03,500। अब इन्वेस्टिंग का देखते हैं, इन्वेस्टिंग का कितना आएगा 175 प्लस 49 इट्स 2,24,000, वो भी नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब आप ये देखो ये वाला पोर्शन, ये आ गया 2,05,000, 1,00,000 प्लस 1,05,000 2,05,000 माइनस करेंगे 25,000 माइनस करोगे 15,000 और लास्ट में इंक्रीज इन बैंक और 36,500 प्लस करोगे 2,01,500। ये प्लस का आ रहा है 2,01,500, तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 2,01,500। अब हमें करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो 2,01,500 प्लस 224 और ये प्लस करेंगे 1,03,500, तो ये आ रहा है 1,03,500 1,03,500 और ये आ रहा है 2,01,500 2,01,500 माइनस करेंगे 224, तो यार 81,000। ए प्लस बी प्लस सी 81,000 प्लस करेंगे दो चीजें इसके अंदर, पहला ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग है वो कितना है 31,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ओपनिंग है वो है 31,500 और करंट इन्वेस्टमेंट्स का जो ओपनिंग है वो है 35,000। वो कितने का है 35,000। आप इन तीन चीजों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है 35,000 प्लस 31,500 इट्स 1,47,500। क्या ये 1,47,500 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर है? अगर है तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोड इज क्लोजिंग 77,500 और ये 70, दोनों को जोड़ो 147,500 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सही है, फुल फ्लेज क्वेश्चन। 6 नंबर लिख लो। और मैं आपको बता दूं एडिशनल पॉइंट में एक आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, एक आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, एसेट और डेप्रीशिएशन, और एक आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बता दिया मैंने आपको, बस खत्म, यही आएगा। तो टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे और प्रोविजन फॉर टैक्स बना के अकाउंट बनाओगे और टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस, प्रोविजन टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस। बस यही है, लिख लो सारे बच्चे। ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड।
इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, पीछे वाला पेज हो गया आपका ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया अच्छे से डन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है और ये इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ओके, तो आओ ढंग से अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, फिर आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सम अदर आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सीखेंगे, फिर अपना सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 1 मार्कर क्वेश्चन बनाएंगे और हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, तो सुनो ढंग से मेरी बात सुनो सारे बच्चे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे सबसे पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब कभी भी हम शेयर इशू करते हैं उस पे प्रीमियम भी लेते हैं। मान लो 10 लाख का शेयर इशू किया है, 10% प्रीमियम है, तो हमारी जेब में कितना आएगा? 11 लाख रुपए। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए, अभी तक उसमें आपने इशू ऑफ शेयर 10 लाख फेस वैल्यू पे दिखा दिया। लेकिन अगर कहीं प्रीमियम भी है एडिशनल पॉइंट पे, सबसे पहले आते हैं एडिशनल पॉइंट पे, तो 1 लाख रुपए और आएगा हमारे पास। तो ये 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग में प्लस कर दोगे। देखो जो शेयर इशू करते हैं वो तो आप लिखते ही लिखते हो, मैं सिर्फ यहां प्रीमियम की बात कर रहा हूं। तो अगर एडिशनल पॉइंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो फाइनेंसिंग से प्लस हो जाएगा। नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको ऑपरेटिंग से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद नॉन कैश वाला आइटम में हम इन सबको लिखेंगे। तो 2 ट्रीटमेंट है, पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग में प्लस और नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग माइनस। लेकिन अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है और ये बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में प्लस करना, वो घट रहा है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि उसके लिए बोनस इशू कंपनी ने इशू किया होगा। जनरली हम सिक्योरिटी, आप सबको पता है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कैसे करेंगे। जितने भी प्रीमियम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ध्यान रखना कि उस प्रीमियम के पैसे से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किया जाता है। तो बोनस इशू हम मानेंगे किया होगा। तो अगर प्रीमियम घट रहा है तो पक्की बात है देखना कहीं ना कहीं बोनस इशू भी किया होगा, इसलिए उस बोनस इशू को तो लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री में इशू हुआ है। और कहां से इशू किया? प्रीमियम से, तो प्रीमियम को भी इग्नोर कर देना आपने। तो ये नेट इफेक्ट कैंसिल, तो सिर्फ इंक्रीज होगा तो प्लस कर देना बैलेंस शीट के अंदर, और सच मानो तो बैलेंस शीट के अंदर होगा तो वो इंक्रीज ही कर रहा होगा, वो हम प्लस करेंगे। ये सब बातें तो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं, तो ये सब आपको जरूरत है ही नहीं जानने की, इतना आगे नहीं जाना। ओके, अच्छा बोनस इशू कैसे होता है? 2:1 में हर 2 शेयर को 1 शेयर फ्री में दे दिया, हर 5 शेयर को 1 शेयर फ्री में दे दिया बाई कैपिटलाइजिंग ऑफ रिजर्व, ऐसा लिखा होगा। तो वो इस बोनस इशू को भी हम कैश फ्लो में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो कभी प्रीमियम हुआ तो क्या करोगे? ऑपरेटिंग में करोगे, और सॉरी फाइनेंसिंग में करोगे प्लस, और ऑपरेटिंग में उल्टा माइनस। ठीक है, नॉन कैश वाला आइटम में। अगला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो चाहे ये सुनो, चाहे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर पे हो, डिबेंचर हो, सेम ट्रीटमेंट है। लेकिन डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पे इशू होता नहीं है। लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिबेंचर, फिर क्या होगा? आपको एडिशनल पॉइंट में लिखा रहेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया है तो भैया आप तो पहले फेस वैल्यू दिखा देते हो इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट यानी कम पैसा मिला है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को फाइनेंसिंग से माइनस करना है, क्योंकि उतना पैसा आपको कम मिला है, इसीलिए फाइनेंसिंग से माइनस करना है। अगर आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू किया है, 10% डिबेंचर, तो 10% डिस्काउंट है, तो पैसा आपको 9 लाख ही मिलेगा। पर आप शुरू में, क्योंकि बैलेंस शीट में हर चीज फेस वैल्यू पे होती है, तो बैलेंस शीट से उठा के आप 10 लाख तो इशू लिख देते हो, लेकिन 1 लाख का डिस्काउंट भी है, तो इसीलिए हम डिस्काउंट तो 9 लाख नहीं लिख के डिस्काउंट को 1 लाख माइनस कर देंगे। तो बात तो बराबर, 10 लाख लिखा, 1 लाख डिस्काउंट माइनस कर दिया, नेट इफेक्ट तो 9 लाख का ही आया। लेकिन इसका सेम इंपैक्ट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग में इसे हम प्लस भी करेंगे। सिमिलरली रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उस पे जो प्रीमियम दिया है, या प्रेफरेंस शेयर्स को जो रिडीम किया उस पे जो प्रीमियम दिया है, तो पैसा चला गया, लौटाते वक्त और पैसे चले गए, फेस वैल्यू तो गया ही गया, साथ में प्रीमियम पे लौटाया तो और एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, 1 लाख का 1,10,000 लौटाया है। तो जितना भी आपने प्रीमियम दिया है वो फाइनेंसिंग से क्या होगा? माइनस होगा। नेट इफेक्ट उसको ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे? प्लस करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आग लग गई, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको दे रखा है तो ध्यान से समझना, वो जो शुरू में टिप लिखते हैं ना TIPP, उसी के अंदर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो भी लॉस हुआ उसको कर देना प्लस, और अगर वो चीज इंश्योर थी उस पर कोई क्लेम मिल गया तो उसको कर देना माइनस। तो जैसे केस नंबर 2 देखो, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 70,000 है, तो लॉस को कर देना प्लस, टिप के नीचे TI,
सबसे ऊपर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम जो है उसको माइनस कर देना, यही ट्रीटमेंट है, बस खत्म। अच्छा कॉम्पनसेशन मिला है 50,000, खाली ये गिवन हो तो लॉस का पता नहीं, तो भैया हवा में तो कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं। अगर कॉम्पनसेशन मिला हुआ है 50,000 तो वो कॉम्पनसेशन तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि लॉस भी 50,000 का हुआ होगा। अरे बिना लॉस के थोड़ी क्लेम मिल जाएगा, लॉस भी तो हुआ होगा, लॉस का पता नहीं तो मानेंगे उतने का ही लॉस है। और क्या मान सकते हैं बताओ, कुछ मान सकते हैं? और हम मानेंगे 50,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला तो 50,000 का लॉस भी हुआ है, तो इसलिए लॉस को हमने क्या कर देना है, लॉस को कर देना है प्लस, और जो जो भी क्लेम मिला है उसे कर देना माइनस। और अगर दोनों गिवन है, अगर दोनों गिवन है तो सीधी सी बात है प्लस माइनस कर देना। क्लेम को जो मिला है इनकम वो प्लस, जो लॉस हुआ है वो, सॉरी जो मिला है क्लेम वो माइनस उल्टा, और जो लॉस हुआ है वो प्लस। अच्छा सर खाली अगर लिखा है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, खाली ये लिखा है या फायर, तो लॉस को क्या करना होता है प्लस, तो आप प्लस कर देना। मान लो जितना भी अमाउंट हुआ होगा वो आप प्लस कर देना, खत्म काम। क्लेम मिला नहीं तो माइनस कुछ होगा नहीं, तो ध्यान रखना जितना भी क्लेम आपको मिलता है वो आप माइनस कर देते हो, और जो लॉस होता है वो हम प्लस करते हैं। खाली लॉस दिया है तो लॉस को प्लस कर देना, खाली क्लेम दिया है तो बिना लॉस के क्लेम नहीं हो सकता, तो लॉस भी सेम मान लेंगे। लेकिन खाली लॉस अगर है तो जरूरी नहीं है कि क्लेम मिले, समझ रहे बात को, जरूरी नहीं है क्लेम मिले खाली लॉस है तो। अगला है इनकम टैक्स रिफंड। कभी भी आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा ना, वो जो फिगर है इनकम टैक्स रिफंड की वो दो जगह से माइनस करनी होती है। प्रोविजन फॉर टैक्स से भी माइनस करना होता है, टैक्स पेड से माइनस करना होता है। जैसे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया 70,000, टैक्स पेड दिया 50,000, रिफंड है 10,000 का, तो इसको 50 मत मानो, इसको 40 मान लो, इसको 70 मत मानो, इसको 60 मान लो। तो ऑपरेटिंग में 60 प्लस होगा, और ऑपरेटिंग से ही जो माइनस करोगे ना तो ये 40 आप ऑपरेटिंग से माइनस कर दोगे। तो ये है कि इनकम टैक्स रिफंड दोनों से आपने माइनस कर देना होता है, और कुछ नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन में थर्ड, लेकिन क्वेश्चन थर्ड को कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत बेसिक बातें। क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जो है हमें देना ही होता है, ठीक है, और इक्विटी वालों को डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद देना होता है। तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट के लिए हमें बोला कि अगर नहीं भी गिवन है, लिखा है 9% डिबेंचर, नीचे कुछ भी गिवन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कर देनी है अपने आप कैलकुलेट करके ओपनिंग वैल्यू पे। लेकिन सर अगर नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है 20,000 और ऊपर भी परसेंटेज दिया गया है, तो क्या हम देखेंगे कंपेयर करके? आपको कंपेयर नहीं करना, जितना नीचे लिखा वही प्लस होगा वही माइनस होगा, आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कब इशू किया कब रिडीम किया वो क्वेश्चन जानता है, उस हिसाब से उसने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना। दूसरी चीज, सर प्रेफरेंस शेयर्स के आगे भी तो परसेंटेज लिखा रहता है 8%, 10%, हम उसको अपने आप क्यों नहीं कैलकुलेट करते? हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर रहे उसको, क्यों? डिबेंचर तो करते हैं। देखो बेटा, डिविडेंड 3 स्टेज से निकलता है, पहले प्रपोज होगा, फिर डिक्लेयर होगा, फिर पेड होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऐसा नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इसलिए डिविडेंड के बारे में जब तक क्वेश्चन नहीं कहता कि हम पे कर रहे हैं डिविडेंड, तब तक हम पे नहीं करते। और अगर किसी क्वेश्चन में कहता हमने इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया, तो जरूर उन्होंने प्रेफरेंस भी किया होगा, क्योंकि बिना प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करे कोई इक्विटी डिविडेंड पेड नहीं कर सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपने इक्विटी डिविडेंड दे दिया क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि प्रेफरेंस भी दे ही दिया होगा, तो अपने आप निकाल देना, भले क्वेश्चन कुछ ना कहे। तो अब ये ना इस साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन है, और बिल्कुल सैंपल पेपर क्वेश्चन को हल्के मत लेना, क्या पता पेपर में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन मिल जाए। आपको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन का काम नहीं करना है। और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, ऑपरेटिंग भी नहीं बनाना, इन्वेस्टिंग भी नहीं बनाना, फाइनेंसिंग सिर्फ ऑपरेटिंग का आधा बनाना और फाइनेंसिंग पूरा बनाना। 6 नंबर का सवाल है, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर, सारी चीजें आपको दे रखी है शुरू से नीचे तक। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश क्रेडिट, वही है कैश क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप का, बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप का है, फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस यही तो होता है, नेट प्रॉफिट है ना, सरप्लस। ये होगा डिबेंचर्स, ये होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा ये भी एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी दोनों चीज है, ठीक है, दोनों का एक साथ करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर, इंटरेस्ट डिबेंचर आपने 3,000 का पे नहीं किया, शुरू में कुछ नहीं था आउटस्टैंडिंग। इस साल मतलब जो भी इस साल का इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसमें से 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब 3,000 हमने पे नहीं किया। जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो हम लोग उसमें से 3 माइनस करके पे करेंगे। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट, और मैं यहाँ पे छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा। न्यू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 25। जो भी शेयर और डिबेंचर साल के एंड में इश्यू हो रहे हैं, तो उसका जो डिविडेंड निकलेगा वो बिगिनिंग में निकलेगा। एंड में हो रहा है तो बिगिनिंग में, बिगिनिंग में हो रहा है तो एंड में, ठीक है। डिबेंचर्स इश्यू हो रहा है 5% डिस्काउंट में, विच वाज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने वाले ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसका काम करते हैं, सबसे पहली चीज हम लिखते हैं, और अच्छा आगे लिखा है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स,
तो लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड, FERENC, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है और इंटरिम डिविडेंड भी है, तो लिखो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और 15% पेड ऑन इक्विटी शेयर 31 मार्च 25, ठीक है। 31 मार्च 25 को डिविडेंड पे किया है इंटरिम डिविडेंड, तो ओपनिंग पे आप लोग डिविडेंड निकालोगे, तो ओपनिंग कितने का है 9 लाख, तो आपने 9 लाख का इंटरिम डिविडेंड कितना है 15%, ठीक है। तो जो इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स है, ऑन इक्विटी शेयर्स, वो 15% है, तो 9 लाख का 15% निकालोगे 1,35,000 आ गया। और जो प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम ऑन 1 अप्रैल 25, यार देखो इसमें एक मिस्टेक है, ये सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, ईयर 31 मार्च 25 को एंड होता है, तो ये 1 अप्रैल 25 नहीं है, ये गलती है, इसको 1 अप्रैल 24 लिखो, ठीक है। एट द, मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन है, एट द प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, प्रीमियम वॉज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो साल के शुरू में रिडीम कर दिया, तो एंड वाले फिगर पे प्रेफरेंस डिविडेंड निकलेगा। तो ये प्रेफरेंस कैपिटल, एंड वाला फिगर 4 लाख है, तो 4 लाख का 10%, जो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा वो आएगा आपका 40,000 रुपए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, इक्विटी हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स है इश्यू हो रहा है 5% डिस्काउंट पे, और कब इश्यू हो रहा है? एट द एंड, राइट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। तो जो डिबेंचर्स है इसमें लिखा हुआ है कि जो डिबेंचर्स है वर इशू, न्यू इक्विटी शेयर तो आपने लास्ट में इशू किया था, शुरू में लगा दिया है ना, प्रेफरेंस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स साल के एंड में किया है तो बिगिनिंग वाले फिगर पे निकलेगा। 12% डिबेंचर्स है, साल के एंड में डिबेंचर इशू किया है, तो शुरू में कितने का है 3 लाख, 3 लाख का 12% 36,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ गया 36,000, क्योंकि एंड में इशू है ना, एंड ऑफ द ईयर इशू हो गया, तो भाई इंटरेस्ट जो है वो शुरू में लगाएंगे। अगला है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आपने कितने के इशू करे हैं बच्चे? 3 से 4, 1 लाख के डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं, और वो 1 लाख के डिबेंचर 5% डिस्काउंट में इशू किया, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ गया, सॉरी जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ गया 15%। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे, रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया, तो प्रेफरेंस शेयर्स पहले कितने का था 5 लाख, अब होगा 4 लाख, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है, और आपने रिडम्पशन किया है प्रीमियम पे, कितना प्रीमियम है 1 लाख का 5%, तो ये भी आ गया कितना 5,000। ये प्रीमियम रिडम्पशन है, वो डिस्काउंट ऑन इशू है, बस खत्म। तो आपने इक्विटी शेयर्स का भी ले लिया डिविडेंड है ना, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी ले लिया है, और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आपने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिया, इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस, सारी चीजें देखो आपने ये ले ली एक एक करके, जो जो चीजें आनी चाहिए थी। इक्विटी डिविडेंड हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, 2 चीजें, तीसरा है प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो चौथा है वो है प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी ले लिया आपने, सारी चीजें हो गई। अब एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं इसका। तो ये देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी कर दिया है इसका, पर्टिकुलर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सारे बच्चे ध्यान से अच्छे से एक एक चीज जो है वो लिखते चले जाओ। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 का है, डिविडेंड पेड, तो लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000, लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 है, और ये 40,000 प्रपोज किया होगा, तो सबसे ऊपर आएगा सरप्लस, इसमें ऐड करोगे प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना प्रपोज किया आपने 40,000, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, कम जगह ले ली हमने, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे एडजस्ट। पहला पॉइंट हो गया। इंटरिम डिविडेंड हो गया 1,35,000, यहां लिखो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 1,35,000, और 1,35,000 का डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड 1,30,000। नोट आपने बनाया, सब में बार बार नोट लिखने की जरूरत नहीं, नोट तो बगल में ही लिखा हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं बार बार नोट लिखने की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 36,000। लेकिन अगर आपको याद होगा तो 3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था जो आपने पे नहीं किया था, आपको याद है ना,
3,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, नहीं पे किया था, तो पे जो किया आपने वो सिर्फ और सिर्फ 33 किया है। लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन कैश आइटम के अंदर, कितना ऐड कर दोगे? 36,000। ये नॉन कैश आइटम का इंटरेस्ट है 36,000 का, बट पेड 35 हुआ है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000, यहाँ से लेस करोगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000, ये 33 भी पेड़ी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो भी 5,000 है। इन दोनों को आपने प्लस करना है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000, एक 5,000 और है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे जो रिडम्पशन पे प्रीमियम वो भी आ गया आपका कितना? 5,000 का। खत्म हो गया सारा का सारा। डिस्काउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, सब चीज देखो हम लोगों ने लिख ली। आई होप अब ये कोई चीज बची नहीं है। तो यहाँ पे 10 आइटम हमारे पास होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खत्म। अब हम देखते हैं जरा अपनी बैलेंस शीट और इन आइटम को लिखते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर 9 से 12 3 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स 3 लाख लिखो। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख रुपए है, ये ऐड होगा। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स 5 से 4 हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ, नहीं एक सेकंड यार, ऊपर लिखते ना जगह कम पड़ेगी फिर यहाँ, लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किया तो माइनस कर देना। प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रिडीम हुआ है, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1.5 लाख से, प्लस कर दो। इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 1.5 लाख रुपए प्लस कर देना, क्योंकि कैश क्रेडिट जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1 से 2.5 1.5। P&L का प्रॉफिट करंट में से प्रीवियस 2 लाख रुपए 8 में से गया। नेट प्रॉफिट लिखो बाहर कॉलम में, 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। डिबेंचर्स पहले 3 था अब 4 हो गया, 1 लाख का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, लिखो इश्यू, एड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपने इश्यू किया कितना? 1 लाख, वो प्लस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 25,000 रुपए, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 रुपए, ये भी ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 25,000 रुपए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया। लिख लो सारी चीजें, हमने हर एक चीज कर ली, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो एक बार टोटलिंग करके देखते हैं फाइनेंसिंग का हमारा आंसर कितना आता है। 450 ये हो गया, माइनस 1 लाख ये हो गया, माइनस 40,000 ये हो गया, माइनस करेंगे 1,35,000, माइनस करोगे 33,000, माइनस करोगे 5,000, फिर माइनस करोगे 5,000, फिर प्लस 1,25,000, 2,57,000। और ये आंसर अगर प्लस का आ रहा है तो आप लिखोगे क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, खत्म। पूरा लिखना, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको जोड़ देते हैं, आप इन दोनों चीजों को जोड़ोगे तो हो गया 40 प्लस 135, 135 प्लस 40 175, 175, तो आ गया 3,75,000। और जो 375 है इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। 36,000 प्लस 10 46, तो 46 प्लस 375 421, और इस 421 को लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां से आपके 6 नंबर इस क्वेश्चन के हो गए पक्के। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे बेसिकली, तो मुझे वो तुमको कराने थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं, यहां तक तो हो गया हमारा। नेक्स्ट के बाद आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। देखो एक एक नंबर के ना
दो क्वेश्चन आपको आते हैं। एक आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो बोलेगा कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, या फिर वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऐसा पूछेगा। दूसरा एक छोटा सा ट्रांजैक्शन दे देगा और बोल देगा भाई किस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, या ये किस एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 1 मार्कर में। जैसे पहला कि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पता है। जो इन सब में नहीं आता वो ऑपरेटिंग, लाइक कैश सेल्स ऑफ गुड्स कहीं नहीं आता तो ऑपरेटिंग, डेटर से पैसा मिला, सर्विस से पैसा मिला बेच के ऑपरेटिंग, कैश परचेज ऑफ गुड्स तो परचेज करते हैं तो भी ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, सर्विस आपने खरीदी उसकी पेमेंट करी, सर्विस हायर किया, ऑपरेटिंग, पेटेंट परचेज, गुडविल इन्वेस्टिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा ये मार्केट सिक्योरिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में, इश्यू ऑफ डिबेंचर से जो पैसा आ रहा है वो फाइनेंसिंग में, शेयर्स इशू किया फाइनेंसिंग में, शेयर्स परचेज किया इन्वेस्टिंग में, पेटेंट परचेज किया इन्वेस्टिंग के अंदर, पेटेंट राइट्स ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है, राइट ऑफ ऑपरेटिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इनफ्लो आउटफ्लो, फिक्स असेट्स को बेचा है 1 लाख का 10 के प्रॉफिट में, भाई इनफ्लो, 10 के लॉस में बेचता तो भी इनफ्लो ही होता, आप बेच रहे हो तो पैसा आएगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल किया पैसा आएगा इनफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी कैश पैसा आएगा इनफ्लो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा कितने का 10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है और बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, नो फ्लो, भाई कोई फ्लो नहीं है। बोनस इशू किया कोई फ्लो नहीं है, प्रपोज डिविडेंड किया कोई फ्लो नहीं है, पैसा बैंक में जमा किया कोई फ्लो नहीं है, बोनस शेयर आपने इशू किया फ्री में इशू होता है, रिजर्व को कैपिटलाइज करके करते हैं, नो फ्लो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ये भी नो फ्लो, प्रपोज डिविडेंड नो फ्लो, बट ये इंटरिम पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी कि माइनस, ठीक है, तो ध्यान रखना। डिविडेंड पेड, देखो डिविडेंड पेड आप अपनी कॉपी में लिखो सारे बच्चे, कमेंट्स में लिखो सारे बच्चे, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, चाहे वो कैसी भी कंपनी, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो, डिविडेंड हमेशा कंपनी पे करती है, इसलिए वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, ध्यान रखना। अगला है लोन गिवन, लोन दिया है, नॉर्मल कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लोन लेना फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन अगर वो एक फाइनेंशियल कंपनी है तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन देना, लोन लेना, इंटरेस्ट पे करना, ये सब किसका पार्ट है, ये सब आपका ऑपरेटिंग का पार्ट कहलाता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो का बताना है। आपने मशीन खरीदी 5 लाख की, 25% चेक से दे दिया, तो 5 लाख का 25% मतलब 1/4, 1,25,000 रुपए आपने चेक से दिया है और बैलेंस आपने डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर दिए, तो आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, बोलो मशीनरी कितने ही खरीदी 5 लाख की, लेकिन 5 लाख नहीं दिखाओगे, दिखाओगे कितना 1,25,000, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आएगा 1,25,000, क्योंकि जो आपने पैसे देकर मशीन खरीदी है वही कैश फ्लो में रिकॉर्ड होगा, ध्यान रखना। फ्री की चीजें अदर देन कैश की चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे बोनस इशू नहीं करते, शेयर को फ्री में दिया, तो आपने जितने पैसे चेक या कैश से जो दिया है सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। अदर आइटम हमने सारे के सारे पढ़ ही लिए सब, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स इट, तो हमने फाइनली आज अच्छे से अपना पूरा का पूरा सिलेबस इन डेप्थ रिवीजन कर लिया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत दिखती, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आज रात को मैं प्लान कर रहा हूँ कि पूरी बुक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट 2-2 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर में से करा दूं आज रात को, कल सुबह इसके एमसीक्यू करा दूं, खत्म, फिर मैं आगे लाइव क्लास के अंदर बहुत कुछ कराने वाला हूं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों को रेकमेंड जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो।